नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। ये यहाँ पर आप लोग ये जो आर्टिकल है इसको देख सकते हो। दरअसल हुआ क्या है ना कि यूएसए ने इंडिया के जो डायमंड व्यापारी हैं उनके अराउंड 215 करोड़ रुपए जो है उसको सीज कर लिया है। यहाँ पर ये लिखा है 26 करोड़ रुपए, जो कि बिल्कुल भी गलत है। दरअसल हुआ क्या है कि जो न्यूज़ आई है वो ये कि 26 मिलियन यूएस डॉलर जो है उसको सीज किया गया है। तो इस आर्टिकल ने, बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है, इसमें इस 26 मिलियन को करोड़ में तो चेंज कर दिया गया, लेकिन डॉलर को रुपए में चेंज नहीं किया गया। तो जो रियल वैल्यू है वो ये कि 215 करोड़ जो रुपए हैं वो सीज कर लिए गए हैं यूएसए द्वारा इंडिया के व्यापारियों के। नाउ यू मे बी शॉक हियर कि यूएसए ने सीज किया है इंडिया के व्यापारी के। यूएसए तो कहता है इंडिया से हमारे अच्छे रिलेशन है, इंडिया से हम लोग जो रिलेशन है, जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाना भी चाहते हैं, इंडिया हमारा अच्छा फ्रेंड है। तो यूएसए फिर ऐसा क्यों करेगा? देखो, सच्चाई यह है कि ऐसा किया है यूएसए ने। यूएसए के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल, जो आप लोग कह सकते हो बॉडी है, उसने। और इसका जो रीज़न है वो मैं अगर आप लोग को बताऊं तो कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था। ये जो वीडियो था यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसमें मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि यूएसए हो गया या फिर बाकी भी G7 कंट्रीज हो गई या यूरोपियन यूनियन भी हो गया, ये लोग जो सैंक्शन है वो प्लान कर रहे हैं रशिया के डायमंड पे। यूएसए तो मैं आप लोग को बता दूं कि लास्ट ईयर से ही थोड़े बहुत जो सैंक्शन है रशियन डायमंड्स पे वो लगा चुका है। बाकी G7 की जो मीटिंग हुई थी मई में इसी साल, अभी कुछ महीनों पहले ही, उसमें डिसाइड किया गया था रशिया के जो डायमंड है उस पर हम लोग सैंक्शन लगाएंगे। और यूके ने भी फिर मई में भी ये डिसीजन लिया था कि वो भी रशिया के डायमंड में सैंक्शन लगाएगा। यूरोपियन यूनियन से अभी कुछ भी इस तरीके का डिसीजन नहीं लिया गया है, जिसका भी एक कारण है मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ शॉर्ट में। और इससे आप लोग को पता चलेगा कि यूरोप जो है वो कितना बड़ा हिपोक्रेटिक है। दरअसल हुआ क्या है कि बेल्जियम एक कंट्री, आप लोग को पता होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसमें अगर आप लोग देखो ना तो एक एरिया है एंटवर्प डायमंड मार्केट ही उसे कहते हैं। बेल्जियन डायमंड मार्केट या एंटवर्प डायमंड मार्केट ही कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा रॉ या फिर क्रूड जो डायमंड होता है वो ट्रेड होता है। यानी कि जितना भी क्रूड डायमंड होता है वो सबसे पहले यहाँ से आप पे आता है और फिर यहाँ से फिर वो दुनिया भर की जो कंट्री है वहाँ पर जाता है। अराउंड 84% वर्ल्ड का जो रॉ डायमंड है ना, क्रूड डायमंड जो है ना, वो यहाँ से पास होता है। तो रशिया के अगर डायमंड पे आप लोग समझ सकते हो बैन लगाया जाता है तो इस पे भी असर पड़ेगा, इनके मार्केट पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा सप्लायर है क्रूड डायमंड का। तो इसीलिए थोड़े टाइम के लिए इस चीज़ में ये लोग भूल जाती हैं कि यूक्रेन में रशिया क्या कर रहा है। और जो सो कॉल्ड ब्लड डायमंड का इनका टर्म है वो अचानक से प्योर डायमंड में, क्लीन डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है जब इनको ये ख्याल आता है कि बेल्जियम पे भी इसका असर पड़ेगा, पूरे यूरोप का जो जीडीपी है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। खैर, ये तो अलग चीज हो गई। नाउ हम लोग आ जाते हैं दोबारा अपने टॉपिक पे कि क्यों इंडिया की ये जो आप लोग कह सकते हो पैसा है ये सीज किया गया यूएसए द्वारा। इसमें मैं अगर आप लोग को बता दूं ना, आज के टाइम में देखो 90% दुनिया में जितना भी डायमंड कंप्लीट फॉर्म में यानी फिनिश्ड फॉर्म में इस्तेमाल होता है उसका 90% से ज़्यादा अगर आप लोग देखो तो वो इंडिया में कटिंग और पॉलिशिंग होता है। इंडिया में डायमंड माइंस नहीं होता। माइंस इंडिया में दरअसल अगर आप लोग देखो ना तो कोई भी नहीं है। एक सिर्फ बड़ी माइंस है इंडिया में जो आप लोग को मिलेगी मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा कोई भी माइंस इंडिया में नहीं होता। माइनिंग तो ना के बराबर ही होता है इंडिया में, लेकिन हमारा जो कटिंग और पॉलिशिंग को लेके काम है डायमंड में वो इतना बड़ा है कि दुनिया भर में जितने भी डायमंड लोग पहनते हैं या फिर दो लोग खरीदते हैं उसमें से चांसेस है कि 15 में से 14 डायमंड जो है वो इंडिया में कटिंग या पॉलिशिंग हुए होंगे। इसीलिए हाल में मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे बहुत रिसेंटली एक दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑफिस है इंडिया में वो खोला गया है। पेंटागन से भी बड़ा ये ऑफिस है और ये ऑफिस किसके लिए? डायमंड के एक्सचेंज के लिए ऑफिस है। यानी कि यहाँ पर डायमंड का जो ट्रेड वगैरह होगा वो होगा और उसके लिए ये ऑफिस जो है खोला गया है सूरत में, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है। तो ये है इंडिया की पोजीशन इस मार्केट में। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया इस काम के लिए, ये जो कटिंग पॉलिशिंग करता है और फिर इसको मार्केट में बेचता है, इस काम के लिए जो इंपोर्ट होता है क्रूड डायमंड का वो करता है रशिया से, यूएई से और बेल्जियम से। बेल्जियम मैंने आप लोग को बताया बहुत बड़ा एक्सचेंज है, वहाँ पर ट्रेड है क्रूड डायमंड का, तो वहाँ से भी आता है। उसके अलावा यूएई और रशिया से आता है। रशिया भी बहुत बड़ा सप्लायर है। मैं आप लोग को बता दूं अकेले 30% जो है वो रशिया से ही आता है। और यही चीज़ अगर आप लोग देखो तो वेस्टर्न कंट्रीज को पसंद नहीं आती। वेस्टर्न कंट्रीज ने, चाहे यूएसए, यूरोपियन या फिर बाकी कंट्रीज जो हो गई, इनने क्या किया है कि रशिया के हर चीज़ पे, चाहे ऑयल हो गया चाहे नेचुरल गैस हो गया, इस पे आप लोग कह सकते हो कि ऑलरेडी सैंक्शन लगा रखा है। अब इनकी नज़र गड़ी हुई है डायमंड पे। यूएसए ने, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, सैंक्शन लगाया रशिया के डायमंड पे। अब ये कहती है इंडिया को कि तुम रशिया से जो डायमंड खरीद के लाते हो उसको कटिंग और पॉलिशिंग करके हमको मत बेचो। अब मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि जो भी ये क्रूड डायमंड आता है ना, चाहे रशिया से हो गया, चाहे यूएई से हो गया, बेल्जियम से हो गया या बाकी कंट्रीज से हो गया,
ये इंडिया में ला के जहाँ पर इनकी कटिंग पॉलिशिंग होती है वहाँ पर पूरा मिला दिया जाता है। इसके बाद से कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये जो डायमंड है ये रशिया से आया है या फिर आप लोग कह सकते हो कि बाकी कंट्री से आया है। सबकी कटिंग पॉलिशिंग ये सब एक साथ होती है और फिर ये मार्केट में बेचा जाता है। लेकिन यूएसए कहता है कि नहीं, ये जो कटिंग पॉलिशिंग करने के बाद भी हम लोग को ये बताओ कि कौन सा रशिया का है, कौन सा किसी और का है, और रशिया का हमको मत बेचो। और ये चीज़ ऐसे भी इतनी ज़्यादा गलत है ना, खुद ही सोचो आप लोग। मान लो कोई चीज़ रशिया से आती भी है, डायमंड ही ले लो आप लोग, रशिया से क्रूड आता भी है, उसके बाद इंडिया में कटिंग पॉलिशिंग होती है, उस पर काफ़ी ज़्यादा काम होता है, काफ़ी ज़्यादा लेबर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिशन होती है। कहने का मतलब है इसमें इन सब चीज़ों के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बना, जो फिनिश डायमंड बना, उसको कैसे डिसाइड करेगा यूएसए कि ये रशिया का है या फिर इंडिया का है, ये प्रोडक्ट किस कंट्री से बिलोंग करता है, ये कौन डिसाइड करेगा? यूरोपियन यूनियन में तो मैं आप लोग को बता दूं कि उनके अंदर एक कानून भी है कि कोई भी प्रोडक्ट किसी ऐसे कंट्री से आती है जिस पे यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगा रखा है और फिर ये प्रोडक्ट किसी दूसरे कंट्री में जाती है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये ट्रांसफॉर्म्ड होती है, सब्सटेंशियली ट्रांसफॉर्म्ड होती है, उसको यूरोपियन यूनियन में बेचा जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये पहली कंट्री का नहीं कहलाएगा बल्कि दूसरी कंट्री का कहलाएगा। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा गलत भी है। मान लो कोई टेबल इंडिया बेच रहा होता और इस टेबल में लगाने के लिए जो कीले हैं या फिर कीलों को बनाने के लिए जो भी आप लोग कह सकते हो मटेरियल है, वो आता है रशिया से, और पूरा फिर बाकी काम जो होता है वो इंडिया में होता है। तो क्या इस पे भी यूएसए बैन लगा देता है ये कह के कि नहीं, ये जो टेबल है भले पूरी इंडिया में बनी है लेकिन इनकी जो कीले हैं वो रशिया से आई है, इसीलिए ये जो पूरा टेबल है यही रशिया से बिलोंग करती है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है, आप लोग कह सकते हो। लेकिन फिर भी यूएसए ऐसा कहता है। और हुआ क्या है कि इंडिया के जो डायमंड कंपनीज है ना, इंडिया में जो बड़ी बड़ी डायमंड हाउसेस है, उनकी कई सब्सिडरी कंपनी आप लोग को मिल जाएंगी यूएई में भी। और ये जो यूएई में कंपनीज हैं, इंडिया की सब्सिडरी कंपनीज जो है, इन्हें पेमेंट किया था सेलर्स को, जो कि सेलर्स तक पहुंचे नहीं, और ये पैसा सीज कर लिया गया यूएसए की अथॉरिटी द्वारा। ना यहाँ पर हो सकता है आप लोग को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी कि यूएई में बेस्ड ये बिजनेसमैन है, जो भी सब्सिडरी कंपनीज है इंडिया की वो है, और ये पेमेंट कर रही है, जैसा कि यूएसए का कहना है, रशिया में बैठे किसी सेलर को। तो यूएसए इसमें बीच में कहाँ से आ गया? यूएसए ने कैसे सीज कर लिया? देखो, ये जो पूरा पेमेंट का ट्रांसफर होता है ना, इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए पहले भी कई बार आप लोग को स्विफ्ट सिस्टम के बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ भी शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। दरअसल होता क्या है ना कि यूएई से मान लो कोई जो बायर से वो सामान खरीद रहा है रशिया के किसी सेलर से। अब ये पेमेंट अगर डॉलर में करना है तो होगा क्या कि यूएई के किसी बैंक में ये जो बायर है यूएई का, ये पैसा डालेगा। ये बैंक वो होगा जिसके लिंक होंगे यूएसए के बैंक से, और ये जो यूएसए का बैंक होगा ये क्या करेगा, किसी ऐसे यूएसए के बैंक में जो डॉलर है वो ट्रांसफ़र कर देगा। जितना यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र होगा उसको कन्वर्ट करके यहाँ से दिरहम ट्रांसफ़र होगा। मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यूएई का जो बायर है ना, वो दिरहम डालेगा अपने बैंक अकाउंट में, और फिर ये बैंक जो है वो यूएसए के बैंक से लिंक होगा, और यूएसए का बैंक किसी ऐसे यूएसए के बैंक को जिसके लिंकेज होंगे रशिया के बैंक से, उनको डॉलर में पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। और फिर ये जो रशिया में बैंक होगा जिसके लिंकेज है इस यूएसए बैंक से, ये जो रूबल है ये आप लोग कह सकते हो जो सेलर होगा उसको दे देगा ना। यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि क्या यूएसए ने जितने भी यूएसए के बैंक है उनके कनेक्शन नहीं काट दिए थे रशिया के साथ? रशिया के बैंक्स पर कंप्लीट सैंक्शन नहीं लगा दिया था? रशिया के काफ़ी जो सेंट्रल बैंक है उसके पैसे भी सीज कर लिए थे। देखो, ये सब प्लेस्ड कर रखा है यूएसए ने। लेकिन होता क्या है ना कि रशिया के जो सेलर्स हैं, यहाँ पर तो मैंने रशिया का एग्जांपल ले लिया, लेकिन रशिया के जो सेलर्स हैं ना, वो किसी और दूसरे कंट्री में आप लोग कह सकते हो ऑफिस खोल के या फिर भी बैंक है वहाँ पर उनमें अकाउंट खोल के ये जो पैसा है वहाँ पर ले लेते हैं इसी तरीके से। तो इस तरीके से सैंक्शन होने के बाद भी ये जो ट्रेड है ये हो पा रहा था। आप लोग कह सकते हो डॉलर जो है उसमें पेमेंट रिसीव कर लेता था रशिया। लेकिन इसी सस्पिशन में कि ये जो पेमेंट यूएई में जो इंडिया के सब्सिडरीज है वो कर रहे हैं, ये रशिया के सेलर्स को किया जा रहा है। यूएसए ने क्या किया है कि ये जो पेमेंट है इसको सीज कर लिया और इनने यहाँ पर दिरहम में पैसा दे दिया है। तो ये पैसा जो इनने दिया है अपने बैंक में, इसको आप लोग कह सकते हो पहुंच गया है ये यूएसए की अथॉरिटी के पास। ना एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि बीच में ये न्यूज़ आई थी कि रशिया जो है वो दिरहम में भी ट्रेड कर रहा है या फिर आप लोग कह सकते हो रुपये में भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर फिर ये चीज़ क्यों हुई, डॉलर में उसने पैसा क्यों रिसीव किया? तो इसमें मैं आप लोग को बता दूं, दरअसल ये जो दिरहम है ना और या फिर रुपए जो है ना, इसमें भी ट्रेड हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से डॉलर से शिफ्ट हो पाना इतनी जल्दी इतना आसान है नहीं। इसीलिए अभी भी थोड़ा बहुत जो ट्रेड है वो डॉलर में भी हो रहा है। डॉलर में भी सेटलमेंट जो है वो रशिया के साथ कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो तो इस तरीके की न्यूज़ें मिल जाती है अक्सर कि ये जो पेमेंट है वो रशिया को हो रहा है। तो ये पूरी डेवलपमेंट हुई है। इसके बाद हो क्या रहा है कि इंडिया की अथॉरिटीज़ हो गई या फिर यूएई की अथॉरिटीज़ हो गई और बाकी भी ये जो पूरे डायमंड के बड़े बड़े जायंट्स है, डायमंड के बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, वो यूएसए से बात करने में लगे हुए हैं कि देखो ये चीज़ गलत है। जो भी ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया है
ये ऐसा तो नहीं है कि सारा रशिया के सेलर्स को ही जा रहा है, बहुत से जो पैसा है वो दुनिया भर के जो सेलर्स हैं उनको जा रहा है, और रशिया के जो सेलर्स हैं वो इस चीज़ में बहुत कम है। ऐसा बताया जा रहा है कि ऑलरेडी इंडिया का रशिया के साथ जो ये ट्रेड है, जो रशिया से जो इम्पोर्ट है क्रूड डायमंड का, ये अगर आप लोग देखो तो 40% से ज़्यादा गिर चुका है कुछ ही महीनों में। इसीलिए ये रिक्वेस्ट करने में लगी हैं, यूएसए से बात करने में लगी हैं कि इस चीज़ से वो थोड़ा बहुत आप लोग कह सकते हो कि पीछे हटे ना। अब इस पूरी डेवलपमेंट का या फिर यूएसए का जो ये रवैया है इस तरीके से पैसे सीज करने का, या फिर आप लोग कह सकते हो कि डायमंड इंडस्ट्री पे इंडिया की या फिर रशिया की चोट करने का जो यूएसए का या फिर वेस्टर्न कंट्रीज का डिसीजन है, इससे इंडिया को कितना नुकसान हो सकता है ये बताने के लिए मैं आप लोग को कुछ डाटा यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि 1 मिलियन जो वर्कर्स है ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी कि डायरेक्टली इसमें काम करते हैं जो डायमंड की कटिंग पॉलिशिंग है उसमें। उसके अलावा 5 मिलियन वर्कर्स ऐसे हैं जो कि इनडायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया या फिर ऑफिस में जो ये एक्सचेंज वगैरह होता है यहाँ पर काम करने वाले लोग हो गए वो होते हैं। तो इन सब के लाइवलीहुड पे आप लोग कह सकते हो कि इससे जो असर है वो पड़ेगा। हाल ही में मैं स्पुतनिक जो कि रशिया का एक न्यूज़पेपर है उसका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें तो ये तक बोल दिया गया था, ये तक बताया गया था कि कई वर्कर्स जो है उसने यूएसए के इस डिसीजन की वजह से सुसाइड भी कर लिया है। वहाँ पर इकोनॉमिक टर्मोइल जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, इन वर्कर्स की जो लाइफ है इस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, इसलिए उनने सुसाइड भी कर लिया है। तो इस तरीके की चीज़ों को तो मैं हालांकि नहीं बता सकता कि ये सही है कि नहीं, लेकिन इस तरह की भी क्लेम जो है वो किए जा रहे हैं। उसके अलावा मैं अगर आप लोग को बताऊं तो इंडिया की जो जैम इंडस्ट्री है ना वो 7% का कंट्रीब्यूशन देती है जीडीपी में, और 15.71% का जो कंट्रीब्यूशन वो देती है इंडिया के मर्केंडाइज जो एक्सपोर्ट है उसमें। और इसमें से भी अगर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला जो जैम है या फिर जो भी आप लोग इस तरह के प्रीशियस आइटम है उसको देखोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो डायमंड है। पूरे जैम इंडस्ट्री के जो एक्सपोर्ट है उसका 62% जो एक्सपोर्ट है वो डायमंड का होता है। चलो सीधे मैं नंबर ही आप लोग को दे देता हूँ कि 23 बिलियन यूएस डॉलर का जो एक्सपोर्ट है वो होता है इंडिया में फिनिश और कटिंग डायमंड का। और ये नंबर अगर आप लोग देखो तो काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है। कुछ साल पहले अगर आप लोग देखते ना तो ये 30 यूएस डॉलर जो है वो पार होता, 35 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास ये जो नंबर है ये था, लेकिन हाल में इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। आने वाले टाइम में आप लोग कह सकते हो कि और ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये धीरे धीरे जो स्टेप ले रहा है यूएसए या फिर बाकी भी वेस्टर्न कंट्रीज G7 कंट्रीज ये बढ़ेंगी ही इस तरफ, तो इसका नुकसान और हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया को। पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर यह है कि इंडिया ने यूएई के साथ हाल में जो ट्रेड एग्रीमेंट है, ट्रेड डील जो है वो साइन किया था, जिसके बाद आप लोग कह सकते हो थोड़ा बहुत इससे जो फायदा है वो इंडिया को मिलेगा। जो यूएई से इंपोर्ट होता है क्रूड डायमंड जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा छूट मिलेगी उसके टैक्सेस में। उसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर यह भी है कि इंडिया की जो डिमांड है डायमंड को लेके वो भी बढ़ती जा रही है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि इंडिया को चाइना हो गया, यूएसए हो गया, इन सब कंट्रीज को छोड़ के और भी जो अपना मार्केट है डायमंड के लिए वो खोजने की ज़रूरत है। जैसे कि हाल में रशिया ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ के चाइना और इंडिया में जो ऑयल के लिए मार्केट है वो ढूंढ निकाला, वैसे ही इंडिया को भी बाकी कंट्रीज में इस चीज़ को बनाने की ज़रूरत है। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।